अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम इनहिबिशन की पहली टाइप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की जो सेकंड टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग इसको कंपेयर भी करते रहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है कि एक ऐसी इनहिबिशन कि जिसमें जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करता, बल्कि एक और साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर binds to allosteric site of an enzyme। यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर रहा, बल्कि एक और साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उस साइट के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो जब यहाँ पे इनहिबिटर एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर जाता है तो जो इनहिबिशन होती है वो या तो टेम्परेरी होती है या फिर वो क्या होती है, परमानेंटली होती है। अब अगर तो वो एंजाइम इनहिबिशन टेम्परेरी होगी तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और अगर तो वो एंजाइम इनहिबिशन परमानेंटली होगी, मतलब एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये वाली जो इनहिबिशन होगी वो क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो ये जो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसकी दो टाइप्स है, एक है रिवर्सिबल और एक कौन सी है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो एंजाइम इनहिबिशन है वो क्या होती है, टेम्परेरली होती है। कि मतलब यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिशन है वो टेम्परेरली हो रही होती है, थोड़ी देर के लिए हो रही होती है, और यहाँ पे भी जो इनहिबिशन है वो अगेन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पढ़ा था। जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जो एंजाइम इनहिबिशन है वो क्या होती है, परमानेंटली होती है, परमानेंटली होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इन विच द इनहिबिटर जो है, इन विच द इनहिबिटर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द एंजाइम स्ट्रक्चर। जिसमें जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डीनेचर कर देता है, उसका जो ग्लोबुलर जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है जैसे फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम is inhibited by its own product। कि जब एक एंजाइम की एक्टिविटी उसके अपने ही प्रोडक्ट आके रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक फीडबैक इनहिबिशन के अंदर एग्जांपल आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, ये एस्पार्टेट एक और अमाइनो एसिड है थ्रियोनीन, उसके अंदर कन्वर्ट होता है थ्रू 5 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन। जैसे एस्पार्टेट है तो एस्पार्टेट के ऊपर ये जो एंजाइम नंबर 1 है ये क्या करता है, एस्पार्टेट के ऊपर एक्ट करता है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द प्रोडक्ट ए।
अब ये वाला जो प्रोडक्ट ए है, इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 2। तो एंजाइम नंबर 2 क्या करेगा, इस ए को प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्रोडक्ट बी है, अगेन इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 3। तो एंजाइम नंबर 3 क्या करेगा, इस प्रोडक्ट बी को जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, सी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो हमारे पास सी है, ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 4। तो एंजाइम नंबर 4 क्या करेगा, इस सी को डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो डी प्रोडक्ट है, ये एक्ट करेगा सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम नंबर 5। तो एंजाइम नंबर 5 क्या करेगा, इस डी को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रियोनीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखें कि एस्पार्टेट कन्वर्ट हो रहे हैं थ्रियोनीन के अंदर थ्रू 5 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो अगर थ्रियोनीन की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये वाला थ्रियोनीन क्या करेगा, एंजाइम नंबर 1 की एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा। तो जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा, तो एंजाइम नंबर 1 विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद एस्पार्टेट। तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट ए नहीं बनेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि यहाँ पे देखिए कि एंजाइम की अपनी एक्टिविटीज को कौन रोक रहा है, उसके अपने प्रोडक्ट्स ही रोक रहे हैं। नो लेट्स सपोज कि अगर थ्रियोनीन लेट्स सपोज सेल के अंदर सारे का सारा कंज्यूम हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगी, तो ये जो थ्रियोनीन है, ये क्या करेगा कि एंजाइम नंबर 1 की एलोस्टेरिक साइट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम नंबर 1। तो फिर एंजाइम नंबर 1 क्या करेगा, एस्पार्टेट के साथ बाइंड कर सकेगा और प्रोडक्ट ए बनेगा और रिएक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो एंजाइम इनहिबिशन हो रही है, एंजाइम नंबर 1 की जो एक्टिविटी ब्लॉक हो रही है, वो टेम्परेरली हो रही है। कि जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो दोबारा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि थ्रियोनीन की कंसंट्रेशन जैसे ही कम होती है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। अब इरिवर्सिबल में क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिशन होती है वो परमानेंटली होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर है, वो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, वो लॉस हो जाता है, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड्स। साइनाइड्स साइनाइड्स के these are the potent poisons of living organism. These are the potent poisons of living organisms. पोटेंट का मतलब होता है लीथल, डेंजरस। सो ये साइनाइड्स क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो साइटोक्रोम एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये साइनाइड्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट द साइटोक्रोम एंजाइम। और ये वाला एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा था, इट इज वर्किंग इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 इवेंट्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये साइटोक्रोम एंजाइम जो है ये काम कर रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि साइटोक्रोम जो एंजाइम है उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देते हैं। कैसे डीनेचर करते हैं कि उस साइटोक्रोम एंजाइम के अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और उस प्रोस्थेटिक ग्रुप के सेंटर में आयरन एटम होता है।
तो ये साइनाइड क्या करते हैं, उस आयरन एटम के साथ बाइंड करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये साइनाइड क्या करते हैं, दे बाइंड विद आयरन एटम which is present in which is present in which is present in the prosthetic group of cytochrome enzyme। तो जब ये साइटोक्रोम एंजाइम डीनेचर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है एंड देन सो ऑन, अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है आयंस ऑफ हेवी मेटल्स। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है मरकरी है, सिल्वर है, कॉपर। ये आयंस ऑफ हेवी मेटल्स क्या करती हैं कि जो एंजाइम के अंदर जो थायोल ग्रुप होता है उसके साथ बाइंड करती हैं। सो दीज आयंस ऑफ हेवी मेटल्स क्या करती हैं, दे बाइंड्स विद थायोल ग्रुप। जो सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है थायोल ग्रुप के साथ क्या करती है, बाइंड करती है। तो क्या कर देती है एंड देन क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जब ये आयंस ऑफ हेवी मेटल इस थायोल ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं तो बेसिकली थायोल ग्रुप का काम क्या होता है कि जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो 3D स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करना। तो बेसिकली जब ये आयंस ऑफ हेवी मेटल इस थायोल ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं तो एंजाइम के अंदर जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सो दीज आयंस ऑफ हेवी मेटल्स बाइंड विद थायोल ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बाय ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। जो सल्फर सल्फर का जो बॉन्ड होता है उसे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि these bridges are very important in maintaining the tertiary structure of enzyme। जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो जब ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रेक हो जाते हैं तो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है और एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो एंजाइम इनहिबिशन की जो सेकंड टाइप थी, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो हम लोगों ने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।